हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 10वीं कक्षा की साइंस का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें है पूरे नए पैटर्न पर आधारित 1 से लेकर 80 तक का ऐसा इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके मैट्रिक बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यदि आप भी सर मैट्रिक का एग्जाम दे रहे हैं और आपका भी टारगेट है 400 से ज़्यादा नंबर लाना, तो वीडियो को शुरू से अंत तक देख के ही जाना। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन देख लेते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी मोबाइल स्क्रीन पे पहला सवाल क्वेश्चन नंबर 1 को देख पा रहे हैं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की होती है। पहला ऑप्शन में दिया गया 2 गुनी, ऑप्शन बी में दिया गया आधी, ऑप्शन सी में दिया गया चौथाई और आपका ऑप्शन डी में दिया गया है बराबर। तो जैसा कि आप सभी को मालूम होगा कि हमारा वीडियो सीरीज का पहला क्वेश्चन के जवाब आप सभी को वीडियो के नीचे जाकर कमेंट बॉक्स में इसका सही जवाब लिखना होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का क्या सही जवाब होगा, आप जल्दी से वीडियो के नीचे चले जाइए और क्वेश्चन नंबर 1 का सही जवाब लिख के चले आइए। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 2 को देखिए कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी कम हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष हो जाता है। यदि किसी भी मनुष्य की आंख में उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है तो उस मनुष्य की आंख में निकट दृष्टि दोष हो जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष। अगला सवाल इसमें 3 को देखिए कि लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान में क्या परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी लघुपतन के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का जो मान है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन 4 क्या कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी I/R² एक ऐसा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। अगला सवाल क्वेश्चन 5 को देखिए कि अभिनेत्र लेंस फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। तो क्वेश्चन 5 का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, यानी अभिनेत्र लेंस जो है वो फोकस दूरी में किसे परिवर्तित किया जाता है, तो पक्षमाभी मांसपेशियों के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, यानी बदला जाता है। अगला सवाल क्वेश्चन 6 कहता है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, यानी विद्युत मोटर जो है वो किसे क्या में परिवर्तित करता है। तो विद्युत मोटर का कार्य ही होता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा, विद्युत मोटर परिवर्तित करता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। उसके बाद में अगला सवाल नंबर 7 को देखिए कि विद्युत बल्ब के फिलामेंट में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो टंगस्टन का बना होता है, जो कि ऑप्शन ए में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए कि एक साधारण प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है। सबसे पहले समझिए कि ये प्रिज्म होता क्या है। दोस्तों, इस प्रकार से त्रिभुज के आकार का एक प्रिज्म होता है जिसमें टोटल 5 सतहों से ये आकृति घिरी रहती है। प्रिज्म की एक खासियत ये होती है कि जब इससे सूर्य का प्रकाश यानी श्वेत प्रकाश गुजरता है तो ये 7 रंगों में इस प्रकार से विभक्त हो जाता है, जिसे वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहा जाता है। और इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी कहा जाता है। तो मैट्रिक में इस प्रकार से भी सवाल पूछे जाते हैं कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए यानी 7 रंगों की एक पट्टी प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो प्रिज्म का किया जाता है। और प्रिज्म में कितने सतहों से घिरा रहता है, तो ये टोटल 5 सतहों से प्रिज्म घिरा रहता है। अगला सवाल हमारा कहता है क्वेश्चन नंबर 9 में कि प्रतिबिंब का आकार हमेशा वस्तु के बराबर है तो दर्पण कैसा होगा। याद रखिएगा, प्रतिबिंब का आकार यदि हमेशा वस्तु के आकार के बराबर आ रहा है तो समझ लीजिए कि वह दर्पण समतल दर्पण होगा, क्योंकि समतल दर्पण में ही किसी वस्तु का समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। अगला सवाल क्वेश्चन 10 को देखिए कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये बहुत ही ज़्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज किसने किया था। याद रखिएगा, माइकल फैराडे के द्वारा ही विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की गई थी और बिजली का आविष्कारक भी हैं माइकल फैराडे। अगला सवाल कहता है कि आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ही आकाश का जो रंग है वो नीला प्रतीत होता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, आकाश का रंग नीला क्यों दिखता है, तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण।
उसके बाद में अगला सवाल कहता है कि समान नेत्र अधिकतम कितनी दूरियों तक वस्तुओं को देख सकता है, यानी किसी भी मनुष्य का जो आँख है वो ज़्यादा से ज़्यादा कितनी दूरी तक किसी भी वस्तुओं को साफ देख सकता है। तो इसका कोई भी लिमिट नहीं है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब अनंत हो जाएगा। तो अल्पतम दूरी पूछा जाएगा यानी न्यूनतम दूरी पूछा जाएगा तो 25 सेमी हो जाएगा, और दूर दूरी बोला जाएगा तो ये अनंत हो जाएगा। अगला सवाल कि लेंस की क्षमता का ऐसी मात्रक क्या होता है। याद रखिएगा, लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक डायोप्टर होता है, जिसे डी द्वारा सूचित किया जाता है। तो डायोप्टर और डी तो दिया नहीं गया है, लेकिन एम पर पावर -1 दिया गया है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा, क्योंकि लेंस की क्षमता को का जो सही मात्रक होता है वो डायोप्टर होता है, और डायोप्टर बराबर एम पर पावर -1 भी होता है। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि अभिक्रिया CuO+H2 यानी कॉपर ऑक्साइड को यदि हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो ये बनाएगा Cu यानी कॉपर, और इधर बनाएगा H2O यानी जल, में किसका उपचयन होता है। तो इसमें यदि उपचयन अभिक्रिया की बात करेंगे तो इसमें H2 यानी हाइड्रोजन गैस का उपचयन होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 15 को देखिए। क्वेश्चन 15 कहता है कि सोडियम की संयोजकता कितनी होती है। याद रखिएगा, सोडियम की जो संयोजकता की बात करेंगे ना, तो सोडियम की संयोजकता 1 होती है। यहीं पे इसका परमाणु द्रव्यमान की बात करेंगे तो परमाणु संख्या 11 होती है, परमाणु जो द्रव्यमान होता है वो 23 होती है। तो मैट्रिक के एग्जाम पेपर में प्रत्येक क्वेश्चन काफ़ी इंपोर्टेंट है। सोडियम का सांकेतिक चिन्ह क्या होता है, तो Na होता है। लैटिन नेम क्या होता है, तो नेट्रियम होता है। अगला सवाल देखिए, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है कि एल्केन का समान सूत्र क्या होता है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में 3 सवाल पूछा जाएगा। पहला, एल्केन का समान सूत्र क्या होता है, तो CnH2n+2 होगा। एल्कीन का सामान्य सूत्र क्या होगा, तो CnH2n-2 हो जाएगा। एल्काइन का सामान्य सूत्र क्या हो जाएगा, तो CnH2n हो जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन 17 को देखिए कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। दोस्तों HP सोरेन महोदय नामक एक वैज्ञानिकों के द्वारा पीएच स्केल का आविष्कार किया गया, जिस पर इस प्रकार से 1 से लेकर 14 तक अंक अंकित रहते हैं। यदि किसी विलयन का पीएच मान 1 से 7 के बीच में आता है तो वह विलयन अम्लीय कहलाता है। 7 से 14 के बीच में आता है तो वह विलयन क्षारीय कहलाता है। 7 या 7 के बराबर आता है तो वह विलयन उदासीन विलयन कहलाता है। तो बोला गया कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना हो जाएगा, तो 7 से अधिक और 7 से कम बिल्कुल गलत है। 7 के बराबर क्वेश्चन का सही जवाब होगा, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल देखिए कि आवर्त सारणी में कितने वर्ग हैं। हमेशा के लिए जान जाइए कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7, तो वहीं पे वर्गों की संख्या 18 होती है। और मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है, इसीलिए इसे कान खोलकर याद कर ही लीजिए कि आवर्त सारणी में आवर्तों की जो संख्या है वो 7 होती है, वर्गों की संख्या 18 होती है। यदि इसमें आवर्त बोला जाता तो क्वेश्चन का सही जवाब ए हो जाता, लेकिन बोला गया वर्गों की संख्या कितनी है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी होगा, यानी 18। अगला सवाल कहता है कि कौन सा धातु विद्युत का सुचालक होता है। यह एक अपवाद में पूछा गया है कि कौन ऐसा धातु है जो विद्युत का सुचालक होता है। हालांकि जितने भी अधातु होते हैं विद्युत का कुचालक होते हैं, लेकिन अपवाद में एक ऐसा धातु है जिसका नाम है ग्रेफाइट। यह एक ऐसा धातु है जो विद्युत का कुचालक नहीं बल्कि सुचालक होता है, जो कि ऑप्शन बी में है। द क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला सवाल के साथ 20 को देखिए कि कार्बन क्या है। काफ़ी सिंपल सवाल है, कार्बन एक अधातु है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी होगा, नॉन मेटल यानी अधातु। और इसके बाद में क्वेश्चन 21 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा द्रुवल अम्ल है। दोस्तों अम्ल के 2 प्रकार होते हैं, पहला होते हैं प्रबल अम्ल, तो दूसरा होते हैं द्रुवल अम्ल। तो यहाँ पे ACl को देख लीजिए, ये है आपका सल्फ्यूरिक अम्ल, यहाँ पे दिया गया H2SO4। ACl का मतलब होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। HNO3 मेथनोइक अम्ल, तो ये सभी के सभी प्रबल अम्ल है। द्रुवल अम्ल की बात करेंगे तो C3COOH जो मेथनोइक अम्ल होता है, यही हो जाएगा क्वेश्चन का सही जवाब। अगला सवाल क्वेश्चन 22 को देखिए कि पोटेशियम जिसका सांकेतिक चिन्ह के होता है लैटिन नेम कैलियम होता है, इसकी परमाणु संख्या कितनी होती है। याद रखिएगा, पोटेशियम जिसका सांकेतिक चिन्ह के होता है इसका परमाणु संख्या 19 होता है और परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप सभी को याद रखना बेहद जरूरी है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 होता है, परमाणु द्रव्यमान 39 होता है। अगला सवाल
निम्नलिखित में से कौन सा मुख्यतः बायोगैस है। यहाँ पे बायोगैस का उदाहरण आप सभी को बताना होगा। तो क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। मुख्यतः बायोगैस या सरलतम हाइड्रोकार्बन की बात करें तो CH4 होता है और इसका रासायनिक जो नाम है वो है मीथेन। CH4 का कौन सा गैस है, तो यह मीथेन गैस है। अगला सवाल देखिए कि साधारण नमक का रासायनिक सूत्र क्या होता है। काफ़ी सिंपल सवाल है और एग्जाम पेपर में बहुत ही ज़्यादा बार पूछा जा चुका है कि सोडियम क्लोराइड जो होता है वो साधारण नमक का रासायनिक सूत्र होता है, जिसका सांकेतिक चिन्ह Na का मतलब सोडियम, Cl का मतलब क्लोराइड यानी सोडियम क्लोराइड। यदि आपसे क्षार पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सा क्षार है, तो देख लीजिए NaOH, जिसका हिंदी अर्थ होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह एक क्षार है। CaCO3 ये खड़िया के साथ साथ संगमरमर का अनुसूत्र है। अगला सवाल क्वेश्चन 25 को देखिए कि किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहे जाते हैं। तो दोस्तों अभिक्रिया में भाग लेने वाले सभी पदार्थ को क्या कहते हैं, तो अभिकारक कहते हैं। और अभिक्रिया के फलस्वरूप बने पदार्थ को प्रतिफल कहा जाता है। उसके बाद में क्वेश्चन 26 कहता है कौन शून्य वर्ग का तत्व है। यहाँ पे शून्य वर्ग की तत्व की बात करेंगे। देखिए Ca कैल्शियम तो शून्य वर्ग का तत्व नहीं है, Br बोरान नहीं है, Li लिथियम भी नहीं है, लेकिन सी में दिया गया He आप सभी को बता दें हीलियम, रेडान, जेडान, नियान, क्रिप्टान, ये सभी के सभी शून्य वर्ग के तत्व होते हैं, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सांकेतिक चिन्ह ना देकर इसका हिंदी में नाम दे देता है, तो He के बदले में क्या रह सकता है, तो हीलियम रह सकता है। अगला सवाल करता है स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है। याद रखिएगा स्वपोषी पोषण के लिए या प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश सभी आवश्यक है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। सॉरी, इनमें से कोई नहीं बल्कि इनमें से सभी। अगला सवाल क्वेश्चन 28 को देखिए कि निम्नलिखित में से कौन प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो यहाँ पे आप सभी को बताना होगा कि कौन ऐसा अंग है जो प्रकाश संश्लेषी अंग है। तो वह अंग का नाम है पत्ती। चूँकि पत्ती हो जो होता है ना, ये प्रकाश का संश्लेषण करने में सहायक होता है। अगला सवाल मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का क्या नाम है। याद रखिएगा मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम यकृत है। दूसरे भाषा में इसे लीवर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो कई बार एग्जाम पेपर में लीवर रहेगा तो यकृत नहीं रहेगा, यकृत रहेगा तो लीवर नहीं रहेगा, तो इसलिए दोनों को याद रखना बेहद जरूरी है। अगला सवाल है कि जाइलम पादप में जाइलम के लिए उत्तरदायी होते हैं, यानी पादप में जाइलम जो ऊतक होते हैं ये किसके लिए उत्तरदायी होते हैं। हम आप सभी को जाइलम और फ्लोएम में प्रमुख अंतर निम्नलिखित करके आप सभी को आसान आसान भाषा में बताया था कि जाइलम जो ऊतक होते हैं पौधों में जल के वहन के लिए उत्तरदायी होते हैं, तो वहीं पे खाद्य पदार्थों के वहन के लिए फ्लोएम उत्तरदायी होते हैं। जाइलम कोशिका जीवित होती है जबकि फ्लोएम की मृत होती है। जाइलम द्वारा परिवहन नीचे से ऊपर की ओर होता है जबकि फ्लोएम द्वारा परिवहन ऊपर से नीचे की ओर होता है। अगला सवाल क्वेश्चन 31 कहता है कि एक कोशिकीय शैवालों में जल का परिवहन कैसे होता है। ये दोस्तों याद रखिएगा एक कोशिकीय शैवालों में जल का जो परिवहन है वो विसरण क्रिया द्वारा होता है, जो कि ऑप्शन सी में है। अतः क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन सी होगा। अगला सवाल क्वेश्चन 32 कहता है कि मछली के हृदय में कोष्ठों की संख्या कितनी होती है। मैट्रिक के एग्जाम पेपर में ये भी सवाल पूछा गया था। तो याद रखिएगा मछली के जो हृदय में कोष्ठों की जो संख्या होती है वो 2 होती है। मेढक के हृदय में कोष्ठों की संख्या 3 होती है। मनुष्य के हृदय में कोष्ठों की संख्या 4 होती है। कई बार मैट्रिक के एग्जाम पेपर में सवाल इस प्रकार से आता है कि मनुष्य के हृदय में वेशमों की संख्या कितनी होती है, तो क्या हो जाएगा, तो 4 हो जाएगा। और मनुष्य में वेशमों का शीतलन क्या कहलाता है, तो डायस्टॉल कहलाता है। और मनुष्य में पाए जाने वाले 4 कोष्ठ कौन कौन से होते हैं, तो दया आलिंद, दयानिलय, बाया आलिंद और बायानिलय। तो मनुष्य के ये जो आपको यहाँ पे जो ये वाला भाग होता है ना फेफड़ा, और यहाँ पे जैसे दोनों फटिक जिसको कहते हैं, तो इधर होता है दयालिंद दयानिलय, यहाँ पे होता है आपको बायालिंद बायानिलय। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन एमिनो अम्ल के विखंडन से बनता है। यानी एमिनो अम्ल का जब विखंडन होता है तो क्या बनता है, तो उसमें बनता है CO यानी कीटोन बनता है और NH3 अमोनिया भी बनता है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। अगला सवाल देखिए कि ऑक्जिन है। तो दोस्तों ऑक्जिन एक हार्मोन का नाम है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, एक हार्मोन। उसके बाद में अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 35 को देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि एक नर हार्मोन है। तो यहाँ पे एंड्रीनालिन की बात करेंगे तो ये मादा हार्मोन है
थायरॉक्सिन हार्मोन का भी स्राव है, मादा के जनन ग्रंथि से होता है। एस्ट्रोजन भी आपका एक मादा हार्मोन है, लेकिन ऑप्शन डी में देखेंगे तो टेस्टोस्टेरोन दिया गया है, जहाँ पे शुक्राणु का निर्माण होता है। और ये जो हार्मोन है ना, ये नर हार्मोन है, इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, टेस्टोस्टेरोन। अगला सवाल देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सी अलैंगिक जनन की विधि है। तो यहाँ पे अलैंगिक जनन की विधियों की बात करेंगे तो देखिए, विखंडन विधि भी अलैंगिक जनन की विधि होती है, मुकुलन विधि भी अलैंगिक जनन की विधि है, और द्विखंडन विधि भी अलैंगिक जनन की विधि है। इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला सवाल 37 को देखिए कि परागकोश में होते हैं। तो दोस्तों परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो बाह्यदल, अंडाशय, अंडक, और डी में दिया जाएगा परागकण। याद रखिएगा, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं, इसलिए क्वेश्चन 37 का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला सवाल देखिए कि अनुवंशिक गुणों का संदेश होता है, यानी अनुवंशिक गुणों का संदेश जो है वो किसको होता है, तो डीएनए के अणुओं में, जीवद्रव्य में, तंत्रिका में, या मस्तिष्क में। याद रखिएगा, अनुवंशिक गुणों का जो संदेश है वो डीएनए के अणुओं में होता है, यानी ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल 39 कहता है कि किस वैज्ञानिक को अनुवंशिकता का पिता कहा जाता है। पहला ऑप्शन अरस्तु को, रॉबर्ट हुक को, ग्रेगर जॉन मेंडल को, या इनमें से कोई नहीं। याद रखिएगा, अरस्तु को जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है, रॉबर्ट हुक को कोशिका का खोज करने वाला खोजकर्ता कहा जाता है, ग्रेगर जॉन मेंडल को अनुवंशिकी या अनुवंशिकता का जनक या पिता कहा जाता है। तो इसलिए क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन भी हो जाएगा, ग्रेगर जॉन मेंडल। उसके बाद में हाइड्रिला पौधे में रंध्र कहाँ पाए जाते हैं। ये दोस्तों हाइड्रिला पौधे में जो रंध्र है ना, ये कहीं पे नहीं पाए जाते हैं, इसलिए पतिया एवं तना दोनों ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। तो हालांकि वीडियो लंबी ना हो, जिस कारण मैं इस वीडियो में आप सभी को 1 से लेकर केवल 40 तक ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का सलूशन कर पाया हूँ। बहुत सारे ऐसे छात्र एवं छात्राएँ हैं जो शुरू से लेकर वीडियो को अंत तक नहीं देख पाते हैं, जिस कारण मैं इस वीडियो में 1 से लेकर 40 तक का प्रथम पार्ट का वीडियो बनाया हूँ। आगे आने वाली पार्ट में क्वेश्चन नंबर 41 से लेकर पूरे 80 तक के तमाम 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का पार्ट 2 लाया जाएगा। यदि आप चाहते हैं पार्ट 2 को देखना, तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आने वाली 10वीं कक्षा का हर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो आप सभी को मिल सके, और आप हमारे द्वारा बनाए गए तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का वीडियो सबसे पहले देख सकें। तो उम्मीद है आप सभी वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे। हम जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में नए वीपीआई क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सभी को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।